you have to play the long game. It's not a short game. You don't clear prelims in 1 month. You clear. यूपीएससी के इंटरव्यू लगातार चल रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ रिव्यूज कवर कर रहा हूं। हमारे बीच में एक मैम है जो इंटरव्यू देकर के बाहर आई है, मैं इनसे बात करता हूं और इनकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूं। मैम आपका गुड नेम? आकांक्षा। ओके मैम, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका पहले तो किसके बोर्ड में था और थोड़ा अंदर का माहौल बताइए कैसा था? प्रीति सुडान मैम का बोर्ड था। बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था और काफी सपोर्टिंग थे सारे बोर्ड मेंबर्स। अच्छा, अभी मैम इंटरव्यू बाकी 17 अप्रैल तक है। जो इंटरव्यू फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या जो सेकंड टाइम आ रहे हैं, आप उनके लिए बताइए इंटरव्यू के अंदर का माहौल कैसा होता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि अंदर का माहौल कैसा होगा। आप उनके बारे में थोड़ा सा बताइए उनके लिए। अंदर का माहौल एक्चुअली मॉक्स से काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि मॉक्स में थोड़ा सा इंटेरोगेटिव सा माहौल हो जाता है। लेकिन अंदर काफी कॉर्डियल एटमॉस्फेयर रहता है। वो आपको बहुत अटेंटिवली सुनते हैं और आपको एनकरेज करते हैं आंसर देने के लिए। जहाँ पे आपको आंसर नहीं आता है तो वो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, पर बहुत ज्यादा ग्रिल नहीं करते, बहुत प्रेशर नहीं डालते। सो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मैम आपका अटेम्प्ट कौन था और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर मैं जानना चाहूँ? मेरा ये 4th अटेम्प्ट था और मैंने DU से ही BA ऑनर्स हिस्ट्री में किया है और MA भी हिस्ट्री में किया है। इंटरव्यू का भी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, इसके पहले इंटरव्यू आप दिए हैं? हाँ, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और ये मेरा सेकंड मेंस था। ओके मैम, अगर मैं बात करूं आपकी हॉबीज से रिलेटेड क्या कोई क्वेश्चंस थे, अगर आप कुछ क्वेश्चंस रिकॉल कर सकें उसमें, क्या हॉबीज से या करंट अफेयर से या इंटरनेशनल इशूज से कुछ क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन एक्चुअली मेरी हॉबी से ही था। अच्छा। मैं पोएट्री लिखती हूँ, तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने मुझे पोएट्री सुनाने बोला था। अच्छा। सेकंड मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से था। मैं मेंटल हेल्थ NGO में आई वर्क, सो उसमें उससे रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे थे सब बोर्ड मेंबर्स ने। 3 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड थे। बाकी इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी क्वेश्चन थे। नेटो पे क्वेश्चन पूछा था, रशिया यूक्रेन का जो अभी इशू चल रहा है उस पे क्वेश्चन पूछा था। तो काफी वैरायटी के क्वेश्चंस थे। मैम मैं इस पे थोड़ा सा डिटेल से आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने बोला कि आप किसी NGOs में काम कर रही हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए काम कर रही है और आपसे क्वेश्चन भी पूछे गए 3 क्वेश्चन इस पे। क्या कुछ क्वेश्चंस अगर आप रिकॉल कर सकें, कैसे क्वेश्चंस थे और आपने क्या जवाब दिया उसका, जरूर हमारे पहला क्वेश्चन तो मेरा रोल क्या है NGO में ये था। आई एम अ राइटर इंटर्न, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ NGO के लिए। सेकंड क्वेश्चन था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज यूथ में क्यों बढ़ रहे हैं। तो वो फिर मैंने उसको आंसर किया कि बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर है, यूथ सुसाइड कमिट कर रहा है, यंग वुमेन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए वो भी सुसाइड कमिट कर रही हैं। और अदर देन दैट एंग्जाइटी और डिप्रेशन के इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं यूथ में। सो ये सब मैंने आंसर दिया और उसको थोड़ा डेटा वगैरह से और अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से बैक किया। ओके, आपका व्यूज भी जानना चाहेंगे आपने इसमें क्या आंसर दिया, ऐसा कुछ जैसे आपने बोला कि एंजाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, इन सबसे क्वेश्चन पूछे, तो आपने इनका कुछ सजेशन दिया होगा या आपने व्यूज? हाँ, उन्होंने मुझे सजेशन भी पूछे क्या करना चाहिए और कुछ काफी चीजें मैंने उन्हें बताई। सब्सटेंस अब्यूज के बारे में भी बताया जो यूथ फेस कर रहा है। उसके अलावा हाइपर कंपटीशन की बात की। फिर थोड़े बहुत जो सॉल्यूशंस उन्होंने सजेशंस पूछे तो वो भी मैंने बताए। ओके, इट्स ऑल राइट मैम। मैं कुछ प्रीलिम्स पे बात करना चाहता हूँ। अभी इस बार का प्रीलिम्स 25 मई को होने वाला है, उस पर आपका क्या सजेशन रहेगा? कौन सा टेस्ट सीरीज अभी इस समय लगाना चाहिए और करंट अफेयर्स अभी पढ़ना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, इन सब पे आपका क्या सजेशन है? ऑल्दो मैं कुछ नया नहीं बताऊंगी क्योंकि प्रीलिम्स में सब लोग सेम चीजें पढ़ते हैं, सेम स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट होती है। करंट अफेयर पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो लास्ट डे तक न्यूज़पेपर पढ़ के जाती थी। लेकिन ऐसा है कि बहुत ज्यादा सोर्सेज, करंट अफेयर्स के सोर्सेज के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक सोर्स होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्टैटिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स इन सम ऑफ द लक आल्सो वर्क्स विद यू। सीसेट को लेकर के आपका सलाह? सीसेट में बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हों, आपका क्या सलाह रहेगा? सीसेट को लेकर के क्या अप्रोच होनी चाहिए? सीसेट को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। For example, I am somebody who is more good in comprehension and English comprehension, so I attempted very carefully and twice when I have cleared prelims, it is because of comprehension में ज़्यादा मैं rely करी, उसको मैंने बहुत practice किया PYQ से। Other than that, basic maths तो अच्छी होनी ही चाहिए और वो question नहीं छूटने चाहिए। PYQ is a source, बहुत ज़्यादा books के पीछे नहीं भागना है for basic maths। जितने PYQ में जिस type के questions हैं वो एक एक बार solve कर
करके उसका थोड़ा सा आइडिया लेके आई थिंक एंड द की इज टू रिमेन काम इन द एग्जाम एक्चुअली बिकॉज you should have a strategy on how to attempt. You don't have to attempt the 80 questions in CSAT. You have to attempt only 30-40 questions, but those should be very good. Okay. तो वो थोड़ा सा रहना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मार्क्स आएगा, वो थोड़ा दिमाग में होना चाहिए. बिल्कुल. मैं मेंस को लेकर के कुछ आपका स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा. स्पेशली मेंस में सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल जो प्ले करते हैं मार्क्स गेन कराने में, वो आपका एथिक्स, एसे और आपका ऑप्शनल का पेपर होता है. although मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर का निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, वो भी मार्क्स आपके गेन कराएंगे, पर जो देखा जाता है मेजॉरिटीज नंबर आप इसी से लोग गेन करते हैं. इस पे मैं आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच जानना चाहूंगा. पहले तो आपका एथिक्स को लेकर के जरूर बताइए, क्योंकि बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है एथिक्स का पेपर. एथिक्स आई थिंक इज अ पेपर वेयर नो मैटर आप कितना ही पढ़ लो, until and unless you don't practice it, you are not going to be good at it. So उसमें आंसर राइटिंग एब्सोल्युटली नेसेसरी है. इनफैक्ट as early as possible you can answer write, and जितने PYQs हो सकते हैं उतने लिखो, बिकॉज बेसिक एथिक्स के कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होते हैं. एंड इट्स नॉट ऑल्सो अबाउट कि बहुत एग्जाम्पल्स के पीछे भागना है, इट्स अबाउट कि आप वहां पे वो हैंडल कैसे कर पाओगे क्वेश्चन. तो वो तभी हैंडल होगा जब बहुत ज्यादा PYQs लिखे हैं, बहुत ज्यादा एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करे हैं. तो आई थिंक एथिक्स में तो पर्टिकुलरली सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको एक्चुअली लिखना है. रिसोर्सेज को लेकर के आपका क्या सजेशन रहेगा? एज यू नो, यूपीएससी का रिसोर्स ऐसा है, अगर आप गूगल पे कोई भी एक टॉपिक लिख के यूपीएससी आगे सर्च कर दीजिए, मतलब ओशियन है रिसोर्सेज को लेकर के, और उसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. जो एस्पिरेंट है कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच वन इज बेस्ट फॉर मी. तो आपका सजेशन क्या रहेगा, और वो कैसे स्टक रहे, मतलब एक जगह पे ही रिलाई करें, एक सोर्स को रिलाई करें और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें. पर वो क्या करते हैं, 10 सोर्स पे भगते हैं, इधर कभी पढ़ते हैं उधर कभी वहां से भी मिल जाए. आपका क्या सजेशन रहेगा? आई थिंक नंबर वन रीजन बच्चे ऐसे करते हैं बिकॉज बहुत फोमो हो जाता है. अगर हमारे नेक्स्ट वाला बच्चा कोई बुक पढ़ रहा है, हमारे पास वो नहीं है, तो हमें लगता है कि अरे ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है. लेकिन द थिंग इज कि बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं एग्जाम क्लियर होता है, बहुत अच्छे से पढ़ के एग्जाम क्लियर होता है. तो वो बुक एक्चुअली या जो भी सोर्स आपका है उस पर स्टिक रहिए. दैट्स अमाउंट ऑफ आई थिंक यू नो प्रैग्मेटिज्म इतना तो एक एस्पिरेंट के अंदर होना चाहिए कि उसको इतना तो समझ होनी चाहिए कि मेरा जो सोर्स है वो अच्छा सोर्स है. बिकॉज काउंटलेस टाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल हैव क्लियर्ड द एग्जाम, उन्होंने सोर्सेज बताए हैं, तो कुछ नई चीज तो है नहीं, कुछ नया डिस्कवर करना नहीं है. तो एक क्रूशियल गाइडेंस भी क्रूशियल है कि बहुत चीजों के पीछे नहीं भागना है. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के लिए सबको पता है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है. इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टिक विद इट, इफ यू आर नॉट गोइंग टू, और आप बाकी चीजों पे भागोगे, देन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे लगता है. तो एक सोर्स उसको पकड़ना चाहिए किसी को भी, और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अपने सोर्स में. बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई भी सोर्स से क्वेश्चन आ रहा है. इट्स नॉट लाइक किसी बुक से क्वेश्चन आता है, उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है. एंड कंटेंट ब्रॉडली सब बुक्स का सेम ही रहता है. So I think that is something. Stick to your sources. Be confident in your sources. Okay. मैम कुछ आपका सजेशन मैं इस पर लूंगा कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करे स्टूडेंट. विदाउट ये आपका यहाँ तक संभव नहीं आना कि वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करे. पढ़ाई में वो बोलते हैं भैया सर कमेंट आते हैं कि 2-3 दिन तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो आपका डिस्ट्रैक्शन को लेकर के सजेशन, और कैसे अवॉइड करें, कैसे मेंटेन डिसिप्लिन और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करें? आई थिंक ये एक चैलेंज रहता है. बिकॉज सी द फैक्टर इज जब तक इमीडिएटली हमारे पास कोई चीज सामने नहीं होती तो हम उसको डिले करते रहते हैं. अगर हमें लगता है प्रीलिम्स 6 महीना दूर है तो कंसिस्टेंसी लाना डिफिकल्ट है. हमें लगता है 1 महीना दूर है तो कंसिस्टेंसी आ जाती है. बट you have to play the long game. It's not a short game. You don't clear prelims in 1 month. You clear prelims after studying for at least 6 months. तो वो consistency आपको वो long game के लिए ready रहना चाहिए, I feel. And it's also about how serious you are regarding your preparation. क्योंकि अगर it is like your job. मतलब जब आप aspirant हो तो वो आपकी job है. तो जैसे आप जॉब हमेशा पीपल हु आर एम्प्लॉयड जो जॉब करते हैं वो 8 घंटा नौकरी करते हैं और एक सैटरडे संडे फ्री लेते हैं. तो सिमिलरली एस्पिरेंट को अपनी पढ़ाई एज अ जॉब ट्रीट करनी चाहिए. एंड दे शुड स्टडी रेगुलरली एंड देन टेक अ गुड अमाउंट ऑफ ब्रेक्स आल्सो व्हेन दे फील कि वी डिजर्व इट एंड वी हैव डन वेल. तो वो ब्रेक्स लेते रहने चाहिए और अपना वर्क को प्रोफेशनली, अपनी स्टडीज को प्रोफेशनली लेना चाहिए rather than casually, because then it will waste time. मैम आपने साइकोलॉजी की बात की तो आप एक बहुत मेरे मन में अभी क्वेश्चन है, उस पर बहुत अच्छे से आप गाइड कर सकती हैं. आजकल यूथ में देखा गया है या एस्पिरेंट में देखा गया है वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. आज का काम कल पे टालते रहते हैं, चलो कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे. आपको क्या सजेशन, आप क्या उनको इंपॉर्टेंट सजेशन देगी ताकि वो आज का काम आज पे ही करें?
सी दैट काइंड ऑफ इनर मोटिवेशन ना खुद से आनी चाहिए, बिकॉज एट दिस स्टेज इन लाइफ व्हेन यू आर ऑलरेडी अ ग्रेजुएट, आपको कोई पुश नहीं करेगा, आप स्कूल के बच्चे नहीं हो कि आपको होमवर्क दिया जाएगा और वो आपको करना होगा. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू, दैट डिसिप्लिन यू हैव टू बिल्ड अपॉन, खुद से लाना पड़ेगा. उतनी सीरियसनेस होनी चाहिए एक कैंडिडेट में जो सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर कर रहा है. तो प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, आई हैव आल्सो इंडल्ज्ड इन प्रोक्रेस्टिनेशन, होती है, बिकॉज अकेले पढ़ाई करना फ्रस्ट्रेटिंग है, वो मोमेंटम बनाना फ्रस्ट्रेटिंग है. एट द सेम टाइम वो आई थिंक वो सीरियसनेस लाना भी इम्पोर्टेंट है कि अच्छा दिस इज माई करियर, अल्टीमेटली दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, फॉर मेकिंग माई करियर. तो वो सीरियसनेस तो होनी चाहिए. उसके लिए आई थिंक इनर मोटिवेशन ही है. यू कैन लिसन टू काउंटलेस मोटिवेशनल टॉक्स, पर उससे क्या ही होगा अनटिल अनलेस आपको इनर मोटिवेशन नहीं है पढ़ने की. तो आई थिंक दैट इज द प्राइमरी फैक्टर. सी क्वालिटीज जो आपको लगता है यूपीएससी के एस्पिरेंट में होनी चाहिए अगर यहाँ तक. See, I'm not an expert honestly. Until unless I don't clear this exam, मैं नहीं वो बोल सकती कि बहुत confidently कि ये करो वो करो. I can just broadly say कि जो आपने बोला डिसिप्लिन होना चाहिए, और सेकंड चीज ये है कि सीरियसनेस होनी चाहिए रिगार्डिंग द एग्जाम. इट्स अ सीरियस पेपर. एंड थर्ड थिंग आई बिलीव कि थोड़ा रिलैक्स भी कर लेना चाहिए. ऐसा नहीं है कि डोंट पनिश योरसेल्फ अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज बहुत आइसोलेटेड रह जाते हैं, तो यू नो सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है. तो डोंट ग्रिल योरसेल्फ अ लॉट. यू विल बी ग्रिल्ड इन द एग्जाम, बट बी गुड टू योरसेल्फ एट लीस्ट. सो थैंक यू सो मच मैम आई ज्वाइनिंग.